डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो पढ़ेंगे वो है थ्योरम नंबर 11.5। आप देखिए 11.3 तक हमने थ्री थ्योरम्स कर लिए थे। पहला हमने जो पढ़ा था वो ये थ्योरम था कि एक्सपेक्टेड वैल्यू दिस वन एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स बार इज इक्वल टू म्यू एक्स बार, यानी हमने जो वेरिफिकेशन का भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, एक ये है। दूसरा हमने 11.3 ये वाला पढ़ा था जिसमें था कि अगर आपकी विद रिप्लेसमेंट है तो आपकी जो वेरिएंस है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की सिग्मा स्क्वायर एक्स बार वो किसके इक्वल है? सिग्मा स्क्वायर ओवर एन के इक्वल है। ठीक है, और अगर यही आपकी विदाउट रिप्लेसमेंट है तो फिर 11.4 है कि ये एक फैक्टर और इसमें आ जाता है जिसका है एफपीसी फैक्टर। हमने पढ़ा था n माइनस एन ओवर n माइनस वन, कैपिटल N माइनस एन ओवर n माइनस वन, ये वाला फैक्टर। ये थ्योरम्स हो गए। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट थ्योरम थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट थ्योरम जो है इसमें जैसे देखें ना बड़ा अच्छा हाईलाइट हुआ हुआ है विद रिप्लेसमेंट का, लेकिन इसको आप खुद हाईलाइट कर लो। ये जो पीछे वाला है ना इसमें भी इनको लिखना चाहिए था कि ये मैं भी आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ कौन सी वाली बात मैं कह रही हूँ। ये देखिए, ये लिखा हुआ है इन्होंने, ये वाला वेरिएंस विद रिप्लेसमेंट है। ठीक है, ये वाली चीज़ आपने हाईलाइट कर लेनी है। अब देखिए विदाउट में इसको बोल्ड करके लिख दिया उन्होंने और विद में कुछ भी नहीं किया। विद वाले के लिए आपका जो वेरिफिकेशन है वो इसके इक्वल होती है। ठीक है, और विदाउट के लिए आपकी वेरिफिकेशन वेरिएंस की इसके इक्वल होती है। ठीक है, और जो पहला वाला थ्योरम है वो विद और विदाउट दोनों के लिए यूज होता है, जिसमें वो हमारी थी मीन वाला जो बात थी म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, वो दोनों के लिए, इसके लिए भी होल्ड करती है वो, इसके लिए भी होल्ड करती है और इसके लिए भी होल्ड करती है। और आपको याद होगा हमने जी स्टैटिस्टिक पढ़ा था। ठीक है, जी स्कोर क्या फॉर्मूला था जी का, तो मुझे बताएगा जी का फॉर्मूला, जी स्कोर का जल्दी से बता दो। जिसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, हाँ जी, एक्स का जो वेरिएबल है उसको जी में कन्वर्ट कर देते हैं। जी बताए 957 आप बोल रही हैं, बताइए। एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। बिल्कुल ठीक, एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा। अब आपको मैं ये बताने जा रही हूँ कि आपकी जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में आपके पास जो वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं वो एक्स में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, हम उस पॉपुलेशन को जब प्लॉट करते हैं और इस लाइन को कहते हैं ये एक्स आपकी। ठीक है, ये जो लाइन थी आपकी वो एक्स थी, उसको हमने कन्वर्ट करते हैं तो हमने उसके पैरेलल बना लेते हैं जेड का एक स्केल, और हम कहते हैं हमने एक्स के सेंटर में क्या होता है, तो जल्दी से मुझे बताएं, म्यू होता है। ठीक है ना, मीन म्यू होता है। और जेड के सेंटर में क्या होता है? ऑब्वियसली यहाँ पे जीरो होता है। अब अगर मैं कह रही हूँ एक आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हमारी थी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स, इसका क्या नाम था आपको याद भी हो, अगर हमने कहते थे पीडीएफ है ना, पीडीएफ जिस पे ये बेस करा होता है, एफ ऑफ एक्स फंक्शन का फॉर्मूला था 1/2 पाई अंडर रूट सिग्मा ई रेज़ पावर 1 माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होल स्क्वायर। ये वो पीडीएफ था, और उस पीडीएफ पे बेस करके इस कर्व को हम कहते हैं, ये कर्व है आपकी एफ ऑफ एक्स की, यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम जा रहे हैं सैम्पलिंग में, तो इसी से मिलती जुलती अगर हमारा सैंपल अच्छा रिप्रेजेंटेटिव रेंडम ड्रॉ हुआ है, रेंडम मैंने वर्ड स्पेशली बोला रेंडम, तो अब आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस डिस्ट्रीब्यूशन को कहेंगे वो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। कब वैसी बनेगी, मैं थोड़ा आपको समझा इसलिए रही हूँ कि आपने मिक्सअप नहीं करना, वो आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम कहते हैं ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है। इसका जो स्केल है वो आपका एक्स बार का स्केल है, उसका क्या स्केल था, एक्स का स्केल कंपेयर हो रहा है ना ऊपर एक्स का। अगर हमने एक्स के स्केल को जी स्कोर को यूज करते हुए किस में कन्वर्ट किया, एक्स को जी में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें क्या करना है, एक्स बार को भी किस में कन्वर्ट करना है, जल्दी से बता दें, जी में ही कन्वर्ट करना है। ठीक है, मेरी बात समझ आ गई। एक्स था, ये किसकी थी, ये पॉपुलेशन की है। अगर मैं यहाँ पे बना दूं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किसकी है, पॉपुलेशन की। ओके, ये आपकी, मैं यहाँ चलो पॉपुलेशन लिख देती हूँ, और उस पॉपुलेशन से आपने ये डेंसिटी, इसका ये जो कर्व बना लिया।
यानी एक आपकी जो बड़ा सा ये एक ग्रुप है, इसको हम पॉपुलेशन कह रहे हैं, ठीक है। इस बड़े से ग्रुप में से जब हमने सैंपल ड्रॉ किया, और एक सैंपल ही नहीं हमने ड्रॉ करना, हमने तो कई इसमें सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। अगर हमने ये कई सैंपल्स ड्रॉ किए, फॉर एग्जांपल एक और ड्रॉ कर दिया, एक और ड्रॉ कर दिया, अब इन सब सैंपल से अब मैं देखो लंबी सी लाइन खींच के आने लगी हूँ। अब जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, जाहिर है इस सैंपल से भी आपने एक्स बार कैलकुलेट किया ना, इससे भी एक्स बार सैंपल से, एक पॉपुलेशन से भी मीन कैलकुलेट किया, उसको हम कह रहे हैं वो म्यू है आपका। इससे कैलकुलेट किया हमने कहा ये एक्स बार है, ऑब्वियसली ये सैंपल है, इससे भी कैलकुलेट किया, ये भी एक्स बार हो गया। एक और सैंपल है, उससे भी कैलकुलेट किया, ये भी आपका एक्स बार है। तो अब आपके कितने एक्स बार हो गए? कई एक्स बार हो गए। अब आपने इन सब एक्स बार्स को जब आपने प्लॉट करना है इन एक्स बार्स को, तो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन भी आ जाएगी। जबकि एक्चुअली जो डेटा है आपका, उस एक्चुअली डेटा से कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है? वो ये वाली डिस्ट्रीब्यूशन बन रही है एक्चुअल वाले से। और एक्चुअल वाले का जो मीन था वो क्या था? म्यू। और कहाँ पे था वो? इसके सेंटर में था। ये देखिए सेंटर में आपको ये म्यू नजर आ रहा है। अब हमने उसके पैरेलल जब एक और डिस्ट्रीब्यूशन बनाई, तो इसके सेंटर में क्या होगा? चलिए कोई जल्दी से खुद से बताए जरा सोच के, क्या होगा बता सकते हैं? बता दें जल्दी से, नहीं समझ आ रही। इसके सेंटर में भी मीन होगा, लेकिन किसका मीन होगा? म्यू एक्स बार, छोटा सा यहाँ हम एक्स बार। और अभी हमने कैलकुलेट किया था ना, ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन का मीन है। और मैंने आपको होमवर्क में दिया था, आपने एक टेबल बनाना है, और टेबल में कौन कौन से कॉलम बनाने थे? टेबल का टाइटल क्या था? टेबल का टाइटल था सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार। और इस टेबल का जो आपका टाइटल के साथ जो कॉलम्स बनेंगे, पहला कॉलम मैंने आपको बनवाया था, ये आपने एक्स बार का बनाना है। फिर मैंने आपसे कहा था अगला कॉलम किसका बनाना है? आपने इसमें एफ का बनाना है। याद आ रहा है ना मैंने ये? तो इस डिस्ट्रीब्यूशन पे जब बेस करेंगे, तो आपका जाहिर है कि ये फिर इसके मीन निकालेंगे, ठीक है ना, जो इसमें फर्दर कॉलम्स मैंने आपको बताए थे जो बनाने हैं, ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग। तो आपने इस डिस्ट्रीब्यूशन से मीन कैलकुलेट किया, और वो मीन था म्यू एक्स बार, ठीक है, ये ऐसे म्यू एक्स बार। अब ये म्यू एक्स बार का जो रिजल्ट आया, इसको अगर हम देखें तो इस कर्व के, मैं इधर खींच के दोबारा इधर लंबा सा एरो लेके जा रही हूँ, ये देखें ये सेंटर में आया म्यू एक्स बार, ठीक है। इस वाले सैंपल से जो पॉपुलेशन का था, ये डिस्ट्रीब्यूशन बनी, ठीक है। अगर मैं आपको हाईलाइटर स्पॉटलाइट करती हूँ, ये पॉपुलेशन है बड़ी वाली। इस पॉपुलेशन में जो जितने भी एक्स हैं, एक्स ही एग्जिस्ट करेंगे ना, उन सब एक्स की एक्चुअल में जब मीन निकालेंगे तो वो म्यू होगी, और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन ये बनेगी। इसको कहते हैं ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स है, ठीक। अब हमने इन सबसे सैंपल्स ड्रॉ किए, फॉर एग्जांपल ये 3 सैंपल्स ड्रॉ किए, एक्स बार 1, एक्स बार 2 है। अभी हमने देखा था ना जो सैंपल 36 सैंपल ड्रॉ हो रहे थे एक क्वेश्चन में, एक में हमने 25 ड्रॉ किए, तो काफी सारे मीन्स निकलते हैं ना। वो काफी सारे जब मीन्स निकलेंगे, तो हम उन मीन्स की बेस पे ये सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं। यानी अगर हम इसमें एरो लगाएं, तो हमने इन मीन्स की बेस पे ये एक्स बार कैलकुलेट किया, ठीक है। यानी ये वाला जो आपका एक्स बार है, इन सब से ये आपका, मैं ढेर सारे वैल्यूज लगा दे लेंगे, जितने भी आपकी एक्स बार हैं उससे आपकी ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई, ठीक है। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन बन गई आपकी ये वाली, तो इस डिस्ट्रीब्यूशन से फिर आपने ग्राफ बनाया, उस ग्राफ को हम कहते हैं ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। अगर मैं इस जो हमारे पास ये कर्व बनी है, इस कर्व का अगर मैं टाइटल कहूँ तो वो क्या होगा? ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार है, क्योंकि इसमें जो स्केल बन रहा है, जो लाइन है, वो किसकी लाइन बन रही है? एक्स बार की लाइन बन रही है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना, कि आपने एक्चुअल जो पॉपुलेशन है उससे जो ड्रॉ करना है वो प्रोबेबिलिटी होगी, और उसकी लाइन जो है, उस लाइन को हम, उस स्केल को एक्स का स्केल कहेंगे। जब सैंपल से हम डिस्ट्रीब्यूशन बनाएंगे, पहला स्टेप, और डिस्ट्रीब्यूशन से हमने ये कर्व बनाना है एक्स बार, ये सारे इस लाइन के ऊपर एक्स बार होंगे, जितने भी एक्स बार ये 1 2 3 है। ऑब्वियसली लाइन में कोई पीछे होंगे, कोई आगे होंगे, कोई बहुत ज्यादा आगे, कोई बहुत ज्यादा आगे, और बहुत ही आगे, और उन सब का जब मीन निकालेंगे तो एग्जैक्टली सेंटर में निकलेगा, और उसको कहेंगे वो म्यू एक्स बार है। और हमने ये प्रूव किया वेरिफिकेशन में, क्वेश्चन में, कि क्या ये म्यू एक्स बार इस म्यू के इक्वल नहीं था? बिल्कुल था। इस म्यू एक्स बार का आंसर और इस म्यू का आंसर एक ही है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि हमारा अगर सैंपल अच्छा ड्रॉ हुआ है, ये जो सैंपल की ड्राइंग के प्रोसीजर हैं, वो हमने कौन कौन से प्रोसीजर पढ़े थे? आपको अगर याद हो तो हमने पहला पढ़ा था सिंपल रैंडम सैम्पलिंग,
फिर स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, फिर सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग, फिर क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग। सब में रैंडम का वर्ड आ रहा है। जो रैंडम वाले प्रोसीजर्स हैं जिनको हम प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं, वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी, उसमें ये उसका कर्व बनेगा, उसमें ये वेरिफिकेशन हो सकती है कि म्यू एक्स बार म्यू के इक्वल होता है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में सारी वेरिफिकेशन होगी। और अब इम्पॉर्टेंट बात आती है जो मैं पढ़ाने के लिए थ्योरम आपको ये सारी बेस बनाई थी, वो ये बात है कि x की पैरेलल z का स्केल था ना, ये x की पैरेलल कौन से फॉर्मूला से बनाया था, इस वाले से, x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, सिग्मा जो भी अभी शिफा ने आपको बताया था, बिल्कुल उस तरह से अगर हम इस x बार को यूज करें और z फाइंड करना चाहें तो अब ये फॉर्मूला तो यूज नहीं होगा, वो z का जो फॉर्मूला यूज होगा, मैं एक बार सारी ड्राइंग्स क्लियर करूं ताकि मैं आपके लिए वो फॉर्मूला लिखूं। हाँ जी, अब मैं वो फॉर्मूला लिखने जा रही हूँ जो हमारा अब यूज होना है, वो भी z ही होगा, उसको भी हमने z से ही शो करना है। ठीक है, अच्छा अगर z से शो कर लिया तो इज इक्वल टू भी इसी तरह से आएगा। ठीक है, अब हम पहले लिखते थे यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x, अब हम लिखेंगे x बार। ठीक है, अगर मैं पहले वाला भी लिखूं आपके सामने z, तो वो z था हमारा, ये पहले वाला z था x पे बेस करता हुआ। ठीक है, तो x पे बेस करता है, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा कि x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल आ गया क्योंकि कर्व के नीचे x का स्केल था। आपने देखना है कि इस x का मीन हमने यहाँ लिखना है, इस x का मीन माइनस करना है इसमें, और x का मीन क्या था, म्यू। इसका मतलब है हमने इसमें से म्यू को माइनस किया और इसी x के स्टैंडर्ड डेविएशन से हमने इस पे डिवाइड करते रहना है। ठीक है, इसी x का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको नीचे लिख देना है यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है इसका, वो सिग्मा होता है। अब अगर यही रूल इस पे अप्लाई करें तो इसका मीन क्या होगा, इसका मीन हमने अभी पढ़ा, वो होता है म्यू एक्स बार। इसका मीन म्यू और छोटा सा यहाँ मैं एक्स बार लिखती हूँ, ये म्यू एक्स बार इसका मीन हो गया, यानी कि इस एक्स बार का मीन यहाँ पर लिख दिया, और इसी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उससे हमने इसको डिवाइड कर देना इधर, और वो स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, सिग्मा एक्स बार। हमने अभी पढ़ा है, उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं सिग्मा, और छोटा सा यहाँ लिखते हैं एक्स बार। हम उसके बाद ये जरूर कहते हैं कि अगर ये विद रिप्लेसमेंट है तो वेरिफिकेशन में क्या होता है, एक्स बार था और साथ जुड़ गया इसके। वेरिफिकेशन में हमने देखा था कि ये वाला म्यू एक्स बार किसके इक्वल है, ये वाला जो म्यू एक्स बार जिसको मैं सर्कल करने जा रही हूँ, ये म्यू एक्स बार किसके इक्वल होता है वेरिफिकेशन में, कोई अपना माइक खोल के मुझे बताना चाहेगा। विद रिप्लेसमेंट में ये म्यू के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम इसकी जगह म्यू लिख सकते हैं। अगर विद रिप्लेसमेंट ही है तो इसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन नीचे लिखी हुई है ये किसके इक्वल होगी, अभी हमने थ्योरम देखा 11.4, ये स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होगी, बताएं। सिग्मा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हाँ जी, ठीक है जी। विद रिप्लेसमेंट है तो हम लिखेंगे सिग्मा ओवर अंडर रूट एन, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन है, वरना तो सिग्मा स्क्वायर ओवर एन था ना, हमने अगर अंडर रूट ले लिया तो सिग्मा स्क्वायर सिग्मा में कन्वर्ट हो गया और एन के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। तो ये एक्चुअली आया कहाँ से, ये आया यहाँ से कि हमने इसी एक्स बार का जो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा था वो इसके इक्वल था। अगर ये विद रिप्लेसमेंट था तो इसके इक्वल आ गया, अगर ये विदाउट रिप्लेसमेंट है तो z का फिर एक और फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, और वो फॉर्मूला कौन सा है, अब मैं आपकी बुक में चलती हूँ, वो फॉर्मूला है आपका, नहीं लिखा हुआ। ठीक है, अगर लिखना हो तो हम यहाँ पे बुक में देखें ना, ये लिखा हुआ है एक, तो वो मैं एक और z यहाँ पे लिख दूँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, x बार और माइनस म्यू, तो माइनस म्यू होगा क्योंकि विद हो या विदाउट हो म्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है स्टैंडर्ड डेविएशन पे। और स्टैंडर्ड डेविएशन कौन सी वाली यूज होगी यहाँ पर, एक तो यही वाला फैक्टर एज इट इज आ जाएगा और साथ n माइनस एन ओवर n माइनस 1, यानी कि आपकी ये वाली चीज यूज होगी। ठीक है, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, यहाँ से सर्कल कर रही हूँ, ये जो आपकी है चीज ये इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका विदाउट के लिए ये वाला यूज हो जाएगा z, तो फिर हम z में कन्वर्ट करके चले जाएंगे। और z में हम कन्वर्ट क्यों करते हैं, अगला सवाल, z में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमने इससे कैलकुलेट करनी होती है इसकी प्रोबेबिलिटी।
एक्स में भी आपने याद है हमने एरिया निकाला था, प्रोबेबिलिटी एक्स लेस देन एनी वैल्यू, ग्रेटर देन एनी वैल्यू, इक्वल टू एनी वैल्यू। तो हमने ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, जो सब चीजें हैं हमने यहाँ पर भी कैलकुलेट करनी है, एक्स बार की केस में भी। तो फिर हमने पहले जेड में कन्वर्ट करेंगे, फिर वही एरिया टेबल जो हम देखते आए हैं वही यूज करके हम उसकी प्रोबेबिलिटीज भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आज हमने ये थ्योरम देख लिया। अब एक और थ्योरम आप देखिए, ये 11.6 है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए इसका नाम थ्योरम का है सेंट्रल लिमिट थ्योरम। इसका एब्रीविएशन होता है CLT, कैपिटल C कैपिटल L लिमिट का, और थ्योरम का कैपिटल T, CLT। CLT आपको क्या कहता है? फॉर लार्ज सैंपल्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। फॉर लार्ज सैंपल, आपने मेरी वीडियो देखी थी सैम्पलिंग एरर पे, और मैंने आपको क्लास में भी बार वो मैंने आपको थोड़ा सा बताया था, और वीडियो में मैंने बड़ा अच्छा इसको डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज हो जाता है, अगर मैं भी आपसे कहूँ कि ये एक पॉपुलेशन है, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, ठीक है, और इसमें से आप ये सैंपल ले लो, क्या ये सैंपल पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा? नहीं, क्योंकि सैंपल का साइज छोटा है। अगर आपका सैंपल साइज ये हो गया है, तो अब आपका ये साइड पे एग्जिस्ट करता है एरिया, उसको हम कहते हैं कि वो आपका स्टैंडर्ड एरर है। जैसे जैसे आपका सैंपल साइज इंक्रीज कर जाता है, सैंपल जो एरर है ये रिड्यूस हो जाता है। तो इसने यही बात की, फॉर लार्ज सैंपल द मीन एक्स बार ऑफ रेंडम सैंपल, यानी कि इस सैंपल से जो हमने कैलकुलेट करना है एक्स बार, मैं यहाँ पे एक्स बार चलो लिख देती हूँ कि इस सैंपल से हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, ये अच्छा एक्स बार होगा कि ये जो छोटा सा हमने सैंपल लिया है इससे भी हमने एक्स बार कैलकुलेट किया, इसमें हो सकता है 3 ऑब्जर्वेशन ही हों, उससे भी हमने एक्स बार कैलकुलेट किया। तो कौन सा वाला जो है आपका ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव सैंपल का मीन होगा? ऑब्वियसली जिसका साइज एक सफिशिएंट सैंपल साइज होगा वही होगा बेहतर। ठीक है, इसमें लिखा है फ्रॉम पॉपुलेशन मीन म्यू एंड फिनिट सिग्मा स्क्वायर, फिनिट वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर हैज अ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो कॉलम्स बना के और सारा कुछ कॉलम एफ का कॉलम बनाया, उसे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन कह रहे हैं, इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। मैंने अभी बनाया था ना यहाँ पर एक टेबल, और फिर उससे मैंने कहा कि उसका कर्व बनाए, उसने कहा वो अगर सैंपल साइज आपका बड़ा है तो ये नॉर्मल बनेगी। ठीक है, यानी हमने सारे सैंपल्स जो इसी साइज के उठाए हैं, सारे सैंपल साइज हमने इतने बड़े बड़े उठाए हैं, ठीक है, इतने बड़े बड़े, तो इनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी वो ऐसी बनेगी। और कुछ सैंपल्स हमने लिए हैं, फॉर एग्जांपल ये एक सैंपल लिया, ये एक सैंपल हमने ये ले लिया छोटा सा, एक सैंपल हमने ये छोटा सा ले लिया। अब इन सैंपल्स की बेस पे, जो छोटे छोटे सैंपल्स मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं, अगर मैं इनकी बेस पे कोई डिस्ट्रीब्यूशन बनाऊंगी, इससे भी तो कोई कर्व बन सकती है ना इन छोटे छोटे सैंपल्स से बेस करके, तो ये वाली जो डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी ये स्क्यूड हो सकती है, ये नॉर्मल नहीं होगी, हो सकता है ऐसी कर्व बन जाए, ऐसे लंबी सी करके, ठीक है, या हो सकता है कि वो कर्व इस तरह से बन जाए, इधर से लंबी सी टेल है और इधर जाके ऐसे हो गई। ठीक, तो जो छोटे छोटे सैंपल से जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो स्क्यूड बनती है, और बड़े सैंपल साइज जो हैं उनसे जो डिस्ट्रीब्यूशन बनती है वो क्या होती है? ये बात कही उसने, अप्रोक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। कहाँ लिखा है? लिखा है ना ये अप्रोक्सीमेटली। मैं दोबारा इसको जरा हाईलाइट आपके सामने करती हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट CLT है ही ये बात कि आपकी जो सैंपल साइज अगर सफिशिएंट, एक तो बात ये है फॉर लार्ज सैंपल साइज, और दूसरी बात ये है कि अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल। ठीक है, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल इफ योर सैंपल साइज इज लार्ज और सफिशिएंटली लार्ज। ठीक है, और बाकी उसके वही फॉर्मूलाज दोबारा से उन्होंने डिस्कस कर दिए हैं। तो ये आपका CLT है, तो आपने इनको जो ना अच्छी तरह से ये इसको CLT को याद करना है, क्योंकि इसके बारे में बड़े अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, फिलिंग द ब्लैंक्स और इस तरह की चीजें आपके सामने आ जाती हैं। चलें जी, हमने ये कॉन्सेप्ट आज देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ एक मेथड जो विदाउट रिप्लेसमेंट का है। ठीक है, विदाउट रिप्लेसमेंट के लिए हम एक क्वेश्चन पहले देख लेते हैं। पॉपुलेशन नोट करें क्या है, मैं यहीं पे आपको मार्कर से शो कर देती हूँ। पॉपुलेशन है हमारी ये 2, 4, 6, 8, 10, तो ये वाली है। तो कैपिटल N कितना हो गया? जल्दी से बताएं जी, कैपिटल N बता भी दें। 6 मैम। अच्छा जी, चले गुड, 6 हो गया। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं स्मॉल n कितना गिवन है? वो तो सीधा स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, 2 हो गया। अब मुझे बताएं कि विद विदाउट में से कोई एक चीज यहाँ लिखी हुई होगी स्टेटमेंट में, आपने उसको हाईलाइट विदाउट करना है, ठीक है ना?
हमने एक ही चीज नोट की कि ये विदाउट का क्वेश्चन है। स्मॉल एन हमने नोट किया कि वो 2 है, और हमने पॉपुलेशन नोट की कि पॉपुलेशन हमारी है, यहाँ लिखेंगे कि पॉपुलेशन आपकी POP 2468 है। ठीक है, 2468। हमने क्या किया, पॉपुलेशन को ऐसे करके लिख लिया, मैं इज इक्वल टू पॉपुलेशन 2 4, थोड़ा से गैप के साथ में लिख रही हूँ, 4 देन 6 देन 8 एंड देन 10। आपने कैसे इसके सैंपल्स ड्रॉ करने हैं इसके? मैम 6 2 बार है। अच्छा, ओहो ये तो कंफ्यूज। अच्छा चलो ठीक है, 2 बार है, बिल्कुल सही कह रही है, 2 बार है। चलो एक बार और कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, आपके पास एक हमने कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, हमने एक परमुटेशन का फॉर्मूला पढ़ा था। ठीक है, ऐसे NCN पढ़ा था ना, ये कॉम्बिनेशन ऐसे। आपकी कैलकुलेटर पे भी उसका बटन है, ऐसे लिखा हुआ है N और बड़ा सा C लिखा हुआ है, और यहाँ R लिखा हुआ है, NCR लिखा होता है या NCN लिखा होता है, लिखा होता है ना NCR। ठीक है, और एक आपका NPR परमुटेशन का फॉर्मूला है, N कैपिटल P और छोटा सा R लिखा होता है। ठीक है, अब हमने जो है ना, ये कैपिटल N जो है अगर हम यहाँ पर लिख लें और स्मॉल n हम यहाँ पे लिख लें, ठीक है, तो अब आपका कैपिटल N 6 है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 62। अब मुझे बताएं किसके पास कैलकुलेटर हाथ में है, जरा मुझे बताएं 62 अगर आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें 15 कितना आया? 15 15 आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हमारे सैंपल्स जो है ना, इसमें 15 सैंपल्स बनेंगे। हमने सबसे पहले क्या लिखना है, सैंपल नंबर। ठीक है, पहला कॉलम यही बनता है ना, सैंपल नंबर। ठीक, सैंपल नंबर के बाद हम यहाँ पर, बल्कि मैं एक्सेल का एक पेज खोल लेती हूँ ताकि ना, और हम इसमें काउंटिंग लिख लेते हैं, इसमें ना मुझे लिखना मुश्किल लग रहा है। हम जाते हैं और एक्सेल की शीट खोल लेते हैं ताकि जल्दी से वहां से कर लें। ओके, पॉपुलेशन मैं साइड पे लिखती हूँ, क्या लिखी, 2 4 6 अगेन 6 अगेन देन 8 देन 10। ठीक है, ये हमारी पॉपुलेशन होगी। अब चलो मैं इन सबको जो है ना वो कर लेती हूँ ऐसे करके, इसका कलर जरा चेंज कर लेती हूँ ताकि पॉपुलेशन जो है वो क्लियरली सबको नजर आ जाए। सबको नजर आ गई, चलो मैं इसका साइज भी थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। चलो ये बड़ा हो गया, ठीक है, ओके फाइन। अब आप मुझे बताएं कि हमारा रिजल्ट क्या आया, 15 आया। पहला कॉलम हमने यहाँ लिखा सैंपल नंबर, सैंपल नंबर। दूसरे कॉलम का कैप्शन क्या लिखते थे हम, सैंपल्स। ठीक है, ठीक है, सैंपल्स। तीसरे कॉलम को हम लिखते थे उसका एक्स बार, ऐसे लिखते थे ना एक्स बार, क्योंकि मैं लिख नहीं सकती थी तो मैं ऐसे लिखती थी एक्स बार। अब आपने पहला सैंपल, इसमें कितने सैंपल्स बनने हैं, आपने कहा 15, 1 देन 2। अब हमने इसकी काउंटिंग करनी है तो मैं फिर इसको इस तरह से कर लेती हूँ, इसको खींच के 15 तक ले गई। ठीक है, चलो मेरी 15 काउंटिंग आ गई। अब पहला सैंपल आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि एक चीज को मैंने यहाँ से सर्कल किया, कौन सी चीज को सर्कल किया, 2। ठीक है, 2 को मैंने सर्कल किया। इस 2 के साथ मैंने 4 का कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर 2 के साथ मैंने 6 का कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर 2 के साथ फिर दोबारा 6 का, फिर 2 के साथ क्या बनाऊंगी अब, 8 का, और फिर 2 के साथ कौन सा, 10 का। फाइन, समझ आ गई मेरी बात? तो अब मैं लिखने जा रही हूँ इसको। तो वो सबसे पहले क्या बनेगा, जल्दी से लिखवाएं मुझे कोई, 2 अपने साथ नहीं बनाना, ठीक है, 2 4, फिर क्या आएगा, 2 6, 2 6 फिर अगेन 2 6 फिर अगेन 2 6, गुड, फिर क्या आएगा, 2 2 8 8, वेरी गुड, फिर क्या आएगा, 2 10 2 10 10 10 आ गया। 2 के सारे खत्म हो गए। अब हमने क्या करना है, 2 को छोड़ दिया, अब किसको पकड़ना चाहिए, अब नेक्स्ट 4 को। नोट को अब 4 को जब पकड़ेंगे ना, आपने नोट करना है, हमने 4 को आगे से बनाना है, 4 का 6 के साथ, फिर 4 का अगले 6 के साथ, फिर 4 का उससे आगे 8 के साथ, और फिर 4 का उससे आगे 10 के साथ। ठीक है जी, चलिए जी, आप मुझे दोबारा लिखवाएंगे क्या आया। इसके बाद आया हमारा 4 6,
फिर 4 6 आ गया, फिर 4 8 8 and then 4 4 10। 4 के भी खत्म हो गए। चलो जी, हमने इसको भी छोड़ दिया, इसको भी छोड़ा। आप किसको पकड़े? 6 ठीक, अब आपको समझ आ गई। अब 6 को पकड़ा तो किसके साथ बनाएंगे? अगले वाले 6 के साथ, 6 जो भी पड़ा हुआ था वो बाई चांस 6 ही है, ठीक है। और फिर 8 के साथ, और फिर 6 का 10 के साथ, ठीक है जी। अब हम लिखते हैं इसको दोबारा से, क्या आया? 6 का, पिछले वाली में तो हम ऐसे नहीं कर रहे थे, उसमें ये तो हमने विदाउट विदाउट। अभी मैं आपको एक और बात बता दी, अभी अभी देखते हैं, मैं एक चीज इसके समझाती भी हूँ आपको, तो मुझे पहले बतानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। 6 8 एंड देन 6 10। चलो अब मुझे बगैर सर्कल लगाए मुझे बताओ, 6 को भी छोड़ा, अगले 6 को पकड़ा, अगले 6 को पकड़ा तो 6 के साथ किसका बना? 6 के साथ अगला 8 बना, और 6 के साथ क्या बना? अगला 10 बन गया, ठीक हो गया। 6 को भी छोड़ दिया, फिर 8 और 10 बन गया, और बस खत्म हो गया ना। 8 के बाद तो कुछ एक ही कॉम्बिनेशन बना ना। और देखो हमारे सैंपल्स भी पूरे हो गए ना पूरे। 15 काउंट भी पूरा हो गया, और हमारी पॉसिबिलिटीज भी पूरी होगी। अच्छा, इस सैंपल प्रोसीजर में क्या होता है? एक्चुअली होता ये है कि हमने एक बड़ा सा पॉपुलेशन लिया, ये सारा जो है ना, ये एक्चुअली हमारी ये सारी क्या चीज है? ये पॉपुलेशन है, ठीक है। इस पॉपुलेशन से मैंने फर्ज किया पहले 2 ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इस 2 को ड्रॉ करके मैंने साइड पे रख लिया। अब जब इस 2 को ड्रॉ किया है, तो फिर दो सैंपल्स ड्रॉ करने हैं। तो अगला मैं इसको साइड पे ही रखा हुआ है, अगला जब ड्रॉ करने जा रही हूँ तो वो 2 के अलावा बाकी कुछ भी निकल सकता है ना इन सब में से। मेरी बात समझ आई? इस 2 के अलावा कुछ भी निकल सकता है, ये 2 तो नहीं ना निकल सकता। मेरी बात समझ आ रही है? चलिए मैं थोड़ी सी ये चीजें क्लियर करूँ ताकि आपको यहाँ से हम इसको बैनिश कर देते हैं। चलो, हमने क्या किया कि 2 का सैंपल ड्रॉ करना है, पॉपुलेशन हमारी ये सारी एग्जिस्ट कर रही है। 2 हमने ड्रॉ करके साइड पर रख दिया, इसको वापस नहीं पुट किया, सैंपल को वापस नहीं पॉपुलेशन में डाला। अब हमने दूसरी चीज ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास चॉइस यही रहेगी ना, या तो 4 निकलेगा, या 6 निकलेगा, या दूसरा 6 निकलेगा, या 8 निकलेगा, या 10 निकलेगा। तो यही हमने लिखा है कि इनमें से कोई एक निकल सकता है, ये वाली पॉसिबिलिटीज। अगर हम इसको वापस रख देते, फर्ज क्या, तो हमने क्या करना था, जब हम नेक्स्ट ड्रॉ करते तो फिर इसके निकलने के चांस भी तो हो जाने थे ना दूसरे ड्रॉयर के लिए, ठीक है। तो फिर ये 2 भी निकल सकता था, तो फिर वो तरीका था विद रिप्लेसमेंट का। अभी हमने इसको दोबारा वापस, यानी हमने ये काम नहीं किया, ये वाला काम नहीं किया, हमने विद रिप्लेसमेंट नहीं किया, हमने इसको साइड पे पड़े रहने दिया। जब ये साइड पे पड़ा हुआ है तो ये दोबारा नहीं निकल सकता, इसके निकलने के चांस नहीं है। तो बाकी कौन सी केसेस हैं कि वो 4 से लेकर कहां तक जा रहे हैं? 10 तक जा रहे हैं। एक बात समझ आएगी? ये कौन से क्वेश्चन मेथड है? ये विदाउट रिप्लेसमेंट का है। अगर मैं इसको एब्रिविएशन लिखूं ऐसे, WOR, O का मतलब है विदाउट, और फिर साथ मैंने कहा ये रिप्लेसमेंट है। तो विदाउट रिप्लेसमेंट का जो प्रोसीजर है वो यही है, आपने एक को सर्कल करना है और बाकियों में से फिर एक एक सारे कॉम्बिनेशन बनाते जाना है। आपने क्या किया था? ये पूरा कॉलम बनाया था एक्स बार का, ठीक है। कैसे किया था? इन दो, ये जो वैल्यूज आई हुई हैं, ये मैं क्वेश्चन मार्क बना रही हूँ आपका, ये पूरा कॉलम बनाया। फिर उसके बाद आपने क्या किया था? एक टेबल बनाया था, उस टेबल का टाइटल क्या था? सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार, है ना। विद रिप्लेसमेंट में हमने जो काम किया था वही काम हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। और उसके बाद आपने वो उस तरह ही लिखना है पूरा एक्स बार में। चलो ऐसे लिख देती हूँ यहाँ पर, ऐसे एक्स बार। और फिर हमने क्या करना था? इसके नीचे कॉलम्स बनाने थे। पहला वाला कॉलम में एक्स बार, फिर एक्स बार, हाँ जी बिल्कुल, अगला कॉलम कौन सा था? एफ का, फ्रीक्वेंसी एफ का, फ्रीक्वेंसी का। फिर एफ ऑफ एक्स बार था, यानी हमने उसको टोटल पे डिवाइड किया था, यानी ये उसकी प्रोबेबिलिटी बना ली थी एफ ऑफ एक्स बार, ठीक है ना। यहाँ पे हमने एफ लिखा की था, जो जो इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी थी, और टोटल 15 पे हम डिवाइड करते जाएंगे, तो एफ ऑफ एक्स बार बन गया था। फिर हमने 2 कॉलम्स मीन वेरिएंस के लिए कैलकुलेट किए थे। कौन सा पहला कॉलम है? एक्स बार इंटू एफ, हाँ एक्स जी बार इंटू एफ ऑफ एक्स बार। बिल्कुल ठीक, शाबाश, वेरी गुड। आपने इसका मतलब काम किया हुआ है, एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार, जिससे हमने एफ ऑफ एक्स बार, तो फिर उसका मीन आ गया था। वही सारा काम करना है हमने इसमें भी, बस सिर्फ सैंपल बनाने का तरीका डिफरेंट है, द रिमेनिंग प्रोसेस इज सेम, ठीक है। और एक चीज और डिफरेंट है, जो वेरिएंस की वेरिफिकेशन है वो भी डिफरेंट है। वो एफपीसी फैक्टर जो है n-n-1 वो एक्स्ट्रा लग जाता है, बाकी मीन की भी वेरिफिकेशन वही है। और दूसरा कॉलम क्या बनेगा वेरिएंस के लिए? एक्स बार स्क्वायर, ठीक है। मेरे लिए लिखना मुश्किल हो रहा है, बहरहाल आप इसको फिर आगे पूरा कॉलम बना लेने,
के एक्स बार और साथ इसके साथ एफ ऑफ एक्स बार इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ये आपने कंप्लीट करके फिर आपने इससे म्यू एक्स बार का फॉर्मूला लगा के, फॉर्मूला क्या लगाना है, वो कॉलम का सम ही आ जाएगा। और आपने यहाँ से फिर सिग्मा स्क्वायर एक्स बार, एक ये चीज कैलकुलेट की और एक आपने सिग्मा स्क्वायर एक्स बार कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक ये काम किया। उसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, वेरिफिकेशन की हेडिंग देनी है। और वेरिफिकेशन की हेडिंग देकर आपने फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन की हेडिंग दी और फिर वहां पे अपने दोनों रिजल्ट्स को वेरीफाई कर दिया। म्यू एक्स बार इज इक्वल टू म्यू, और पॉपुलेशन के लिए अलग, इस पॉपुलेशन के लिए हमने किया था ना, इस सारे के लिए हमने म्यू कैलकुलेट करना है। और वो म्यू आपको कैलकुलेट करना जो जो तरीका था वही था, समीशन एक्स ओवर एन कैपिटल एन। और इसी से हमने वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है सिग्मा स्क्वायर इस पॉपुलेशन से, और इन दोनों को रिजल्ट्स को यूज करके हमने ये वेरिफिकेशन करनी है। ये सारा रिमेनिंग प्रोसेस सेम है कुछ। चलिए ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।